विद्यार्थियों, हम एंजाइमों की आणविक संरचना तथा एंजाइम और अकार्बनिक उत्प्रेरकों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं एंजाइमों की आणविक संरचना, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। एंजाइम आप जानते हैं वैधर्मी होती हैं, वैधर्मी होते हैं और कोलाइडी प्रकृति के होते हैं। एंजाइम सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, सरल सिंपल एंजाइम और संयुक्त कॉन्जुगेटेड एंजाइम। तो सरल एंजाइम टोटल अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं, जैसे काइमोट्रिप्सिन। अधिकांश एंजाइम इसी श्रेणी के होते हैं, ध्यान रखनी है। सरल एंजाइम केवल प्रोटीन से बने होते हैं और अमीनो अम्ल ही रहते हैं उनमें। अगर हम संयुक्त की बात करें तो ये एंजाइम अप्रोटीनीय भाग तथा प्रोटीन से बने होते हैं। अप्रोटीनीय भाग तथा प्रोटीन से बने होते हैं। इनमें दो भाग होते हैं, एपो एंजाइम जो कि अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है, दूसरा है प्रोस्थेटिक समूह जो कि कार्बनिक भी हो सकता है और अकार्बनिक भी हो सकता है। तो ध्यान रखनी है, एपो एंजाइम प्रोटीन अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है, प्रोटीनीय भाग है। और ये प्रोस्थेटिक समूह दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखनी है, जैसे कोफैक्टर जिन्हें अकार्बनिक सहकारक कहते हैं, कोफैक्टर। इसके उदाहरण अगर हम देखें, जैसे जिंक है, मैग्नीज है, कोबाल्ट है, फेरस है, ये क्या करते हैं, अन्य जो एंजाइम रहते हैं, जैसे ये एंजाइम है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, तो इनके लिए सहकारक का कार्य करते हैं। जिंक कार्बोक्सीपेप्टाइडेज के लिए कार्य कर रहा है, आर्जिनेज के लिए मैग्नीज कर रहा है, ध्यान रखनी है। तो ये सहकारक है, जो कि एंजाइम ये है। तो एपो एंजाइम वास्तव में देखा जाए तो ये संपूर्ण मिलकर क्या कहलाएगा, होलो एंजाइम, क्योंकि सहकारक और एपो एंजाइम मिलकर क्या कहलाते हैं, होलो एंजाइम, संपूर्ण एंजाइम। तो आर्जिनेज और एमएन दोनों मिलकर होलो एंजाइम कहलाएंगे। तो ये कौन सा एपो एंजाइम पार्ट है और ये कौन सा भाग है, कोफैक्टर वाला, जैसे अकार्बनिक सहकारक करें। अब प्रोस्थेटिक का दूसरा प्रकार भी होता है, कोएंजाइम। ध्यान रखें, प्रोस्थेटिक में दो सदस्य आते हैं, कोफैक्टर और कोएंजाइम। एक साथ प्रोस्थेटिक का या तो कोफैक्टर होगा या फिर कोएंजाइम होगा। तो कोएंजाइम वाला भाग कैसा होता है, कार्बनिक कोएंजाइम होते हैं, जबकि कोफैक्टर वाला अकार्बनिक सहकारक होते हैं। आपने देखे हैं ये आयन है यहाँ पे, जो कैसे हैं, कार्बनिक नहीं है। तो अगर हम कोएंजाइमों के बारे में बात करें तो कोएंजाइम जैसे NAD, FMN, NADP, FAD, कोएंजाइम A, और ये विटामिन है B1, B2, B5, B6, B12, K, C, बायोटिन, नियासिन। तो विटामिन A, D, E को छोड़कर सारी विटामिन क्या कहलाती हैं, कोएंजाइम कहलाते हैं, जो कि कार्बनिक कोएंजाइम होते हैं। अब कुछ में ऐसा भी रहता है कि इन विटामिनों के परिवर्तित रूप भी कोएंजाइम का कार्य करते हैं, जैसे TTP, थायमिन पायरोफॉस्फेट। थायमिन पायरोफॉस्फेट किसके लिए कार्य करती है, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज के लिए। इसके अलावा अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिकार्बोक्सिलेज के लिए और ट्रांस कीटोलेज के लिए, इन तीनों एंजाइमों के लिए TTP कार्य करती है, किसका, कोएंजाइम का। तो आप जान चुके हैं प्रोस्थेटिक में दो आते हैं, कोफैक्टर, कोएंजाइम। कोफैक्टर में अकार्बनिक धातु आयन होते हैं, जबकि कोएंजाइम में कार्बनिक पदार्थ होते हैं। जबकि एपो एंजाइम प्रोटीनों से मिलकर बना होता है, ध्यान रखनी है, जिसमें अमीनो अम्ल होंगे। तो इस एपो एंजाइम प्रोस्थेटिक को मिलकर हम क्या कहेंगे, होलो एंजाइम, संपूर्ण एंजाइम कहेंगे। प्रोस्थेटिक में दो हमने बताए, एक समय में या तो कोएंजाइम होगा या फिर कोफैक्टर होगा प्रोस्थेटिक के रूप में, किसी भी एपो एंजाइम के साथ। ऐसा नहीं है कि एक साथ दोनों हों ये एपो एंजाइम के साथ, ऐसा नहीं होगा। अब अगर हम देखें एंजाइम और अकार्बनिक उत्प्रेरकों में समानताएं देखें तो ध्यान रखिए, दोनों ही, कहने का मतलब है अकार्बनिक उत्प्रेरक जो कि धात्विक आयन होते हैं और एंजाइम जो कि प्रोटीन अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो यहाँ पे एंजाइम और कार्बनिक उत्प्रेरकों में समानता ये कि ये दोनों ही अभिक्रिया के बाद रसायनतः, केमिकली और मात्रात्मक रूप से अपरिवर्तित रहते हैं तथा इनका दोबारा से उपयोग हो जाता है। तब कहने का मतलब ये खर्च नहीं होती, इनमें किसी प्रकार की क्षति नहीं होती अभिक्रिया की समाप्ति के बाद, ध्यान रखिए। नंबर 2, सूक्ष्म मात्रा। ध्यान रखिए, दोनों ही एंजाइम और अकार्बनिक उत्प्रेरक दोनों ही अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में क्रियाशील रहते हैं, किसी भी अभिकारक को उत्पाद में बदल देते हैं, इनकी अत्यंत कम मात्रा की आवश्यकता रहती है। नंबर 3, सक्रिय ऊर्जा कम। दोनों ही सक्रिय ऊर्जा को कम करते हैं, अर्थात किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते, केवल सक्रिय ऊर्जा को कम करके अभिकारकों को उत्पादन में बदल देते हैं।
नंबर 4 मध्यवर्ती समस्य, ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है। मध्यवर्ती समस्य से मतलब है कि उत्पाद और अभिकारक के बीच की अवस्था है। तो दोनों ये कौन मिलकर बनाएगा, एंजाइम और अभिकारक, आकार में उत्प्रेरक और अभिकारक दोनों ही मिलकर बनाते हैं समस्य, दोनों ही समस्य बनाते हैं। नंबर 5 साम्यावस्था अपरिवर्तित, ध्यान रखनी है किसी भी अभिक्रिया की गति को त्वरित करेंगे, ना कि साम्यावस्था को प्रभावित करेंगे, साम्यावस्था में डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। अब असमानताएं देखें तो एंजाइम अति विशिष्ट होते हैं जबकि अकार्बनिक उत्प्रेरक अति विशिष्ट नहीं होते। अति विशिष्ट से मतलब है कि उनमें बंध की, समूह की, त्रिविमीय या निरपेक्ष विशिष्टता नहीं पाई जाती। नंबर 2 एंजाइम पीएच व तापक्रम से अतिसंवेदी होते हैं जबकि अकार्बनिक उत्प्रेरक कम संवेदी होते हैं। नंबर 3 एंजाइम त्रिविमीय संरचना युक्त होते हैं जबकि अकार्बनिक धात्विक आयन रहते हैं। नंबर 4 एंजाइम को नियंत्रक अणु उनके कॉन्फर्मेशन या सन्नुकरण में परिवर्तन कर देते हैं, परंतु जो अकार्बनिक उत्प्रेरक होते हैं उनके कोई नियंत्रक अणु नहीं होते। तो एंजाइम के नियंत्रक अणु होते हैं जबकि अकार्बनिक उत्प्रेरकों के नहीं, ध्यान रखनी है। तो ये आप समानताएं और असमानताएं समझ गए। ध्यान रखने मध्यवर्ती संमिश्रण का मतलब है कि एंजाइम और अभिकारक मिलकर एक मध्यवर्ती बनाते हैं उत्पाद बनने से पहले। इसी प्रकार अकार्बनिक उत्प्रेरक और अभिकारक भी एक मध्यवर्ती बनाते हैं। इसका मतलब है दोनों ही मध्यवर्ती बनाते हैं अभिकारक के साथ। सक्रिय ऊर्जा में दोनों ही कम करते हैं, किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते, दोनों क्या करते हैं, सक्रिय ऊर्जा को, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं, कम करते हैं, जिससे वो आसानी से उत्पाद में बदल जाए। और रासायनिक रूप से और मात्रात्मक रूप से खर्च नहीं होते। रासायनिक रूप से कोई क्षति नहीं आती इनमें और न ही इनकी मात्रा में कोई कमी आती। इनका पुनः उपयोग किया जा सकता है, समानता की बात करें दोनों का। और साम्यावस्था अपरिवर्तित, दोनों ही साम्यावस्था को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करते। साम्यावस्था से मतलब है अभिकारक और उत्पादों की मात्रा में एक निश्चित साम्य पाया जाता है जिसे ये किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। तो आप जान चुके हैं यहाँ पे एपो एंजाइम और प्रोस्टैटिक को मिलाकर क्या कहेंगे, होलो एंजाइम, कंप्लीट एंजाइम है, पूर्ण एंजाइम कहेंगे। तो एपो एंजाइम क्या होता है, अमीनो अम्लों से मिलकर बना भाग होता है, जबकि प्रोस्टैटिक में क्या आते हैं, कोफैक्टर धात्विक आयन आते हैं, और कोएंजाइम में कार्बनिक कोएंजाइम आते हैं। तो प्रोस्टैटिक दो प्रकार का होता है, एक और दो। तो एक समय में एक ही प्रोस्टैटिक होगा किसी भी एंजाइम में, अर्थात एपो एंजाइम के साथ या तो कोफैक्टर होगा या फिर कोएंजाइम होगा। एक समय में एक ही, इनमें से एक ही होगा, ध्यान रखनी है। मैंने बताया कोएंजाइम कार्बनिक होते हैं जबकि कोफैक्टर अकार्बनिक होते हैं, धात्विक आयन। ये एंजाइम एपो एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं और इनका ये जो धात्विक आयन है इनके लिए सहकारक का कार्य करते हैं। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में जिंक आयन और आर्जिनेज में मैग्नीज आयन, ध्यान रखनी है। टीटीपी थायमिन पायरोफॉस्फेट जो कि एक तरीके से विटामिन बी का B1 का क्या है, रूप, बदला हुआ रूप है, जो कि पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज और अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिकार्बोक्सिलेज और ट्रांस कीटोलेज तीनों ही एंजाइमों के लिए सहकारक का कार्य करता है। सहकारक का नहीं, कोएंजाइम का कार्य। सहकारक तो आयन होते हैं केवल, और भी जितने भी NAD, FMN, FAD, NADP, कोएंजाइम, ये सारे क्या हैं, और जितने भी एक विटामिन है वो सारे क्या हैं, एक तरीके से कार्बनिक कोएंजाइम है। तो बच्चों इस टॉपिक को हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।